हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सिक्स क्लास की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरिप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग थे वो एक खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूत वगैरह कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हम मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ये सुनकर जसपाल और हरिप्रीत ये सोचने लगी कि इतने पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। तो आइए देखते हैं। अब हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी हड़प्पा की कहानी। तो अक्सर जो पुरानी इमारतें होती हैं वो अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले क्या हुआ था, जब पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे लोगों ने अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। मतलब रेलवे लाइन बिछाने वाले जो लोग थे उनको क्या मिला, अचानक से हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो क्या हुआ, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, क्या हुआ कि पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो जब वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको ये पूरा स्थल मिला जो आज आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक पुराना खंडर है जहाँ से हमें अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। उन्होंने क्या किया, उस खंडर की ईंटें ले ली, मतलब उखाड़ ली और रेलवे लाइन में उसका प्रयोग कर लिया, जिससे क्या हुआ कि वो इमारतें जो थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये जो खंडर था वो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से था। क्या था कि उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह की सभी पुरास्थल में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। यानी सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा स्थल था, इसलिए इस महाद्वीप को भी हम हड़प्पा स्थल कहने लगे। ठीक है, और इसके नाम से जानने लगे। इन शहरों का जो निर्माण है वो लगभग इस शहरों का निर्माण जो है वो लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले? हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण है वो कितने साल पहले हुआ था? तो 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें हमें जो नगर मिले हैं उनकी विशेषता क्या थी, है ना? तो आइए देखते हैं। एक मिनट, आइए। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। क्या किया गया था कि ये जो नगर हैं उन्हें दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग जो होता था, जो पश्चिमी भाग है वो छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन ये निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले वाला हिस्सा जो था उसको निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। उसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें जो हैं वो खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों की नर्ग दुर्ग में जो हमने देखा पश्चिमी भाग था जो ऊंचाई पर बना हुआ था, तो उस नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। जैसे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने स्नानागार कहा, महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था और पानी का रिसाव ना हो इसके लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए जो पानी था वो कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था। शायद ये विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे, यानी कोई विशिष्ट अवसर होता होगा तब यहाँ के जो नागरिक थे वो यहाँ स्नान किया करते होंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ के नगरों की विशेषता क्या थी कि हमने देखा जो नगर थे वो दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। जो पश्चिमी भाग होता था वो ऊंचाई पर बना हुआ था, यानी
ऐसे देखिए, पश्चिमी भाग जो है वो ऊंचाई पर बना हुआ है और जो पूर्वी भाग था वो निचले हिस्से में बना हुआ था, निचले हिस्से में ऐसे देखिए, है ना। मतलब पश्चिमी भाग ऊपर बना हुआ है और छोटा है, और जो पूर्वी भाग है वो जो निचला भाग है वो पूर्व भाग में बना हुआ है लेकिन बड़ा है। तो हमने इसको क्या कहा, जो पश्चिमी भाग है इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला नगर दुर्ग। क्या बोला, नगर दुर्ग, ठीक है। और जो पूर्वी भाग है जो निचले हिस्से में बना है उसको हमने बोला निचला नगर, निचला नगर, ठीक है। एक मिनट, निचला नगर। इसके और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि ये जो नगर थे इनको चारों ओर से पक्की ईंटों से घेरा गया था। यानी इन जैसे ये नगर हैं, इन नगरों के ऊपर, एक मिनट रुकना, ठीक है। ये जो नगर हैं, जैसे ये नगर है, ठीक है, जैसे ये नगर है, ये पश्चिमी भाग, ये पूर्वी भाग, इनको क्या किया था, इनको चारों ओर से एक चार दीवारी से घेरा गया था, ठीक है। इनकी ईंटें जो होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, ठीक है। और ईंटों की चिनाई के लिए क्या, एक मिनट सॉरी, ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि जो दीवारें हैं वो मजबूत रहें। और जो नगर दुर्ग है यानी ये वाला जो भाग है, यहाँ कुछ खास इमारतें बनाई गई, जैसे मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार था, है ना। जो महान स्नानागार था, इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, और पानी का रिसाव ना हो इसलिए प्लास्टर जो था उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और जो स्नानागार है उसके दोनों ओर सीढ़ियाँ थी उतरने के लिए, क्या था, उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियाँ थी ये, ठीक है। और इसमें जो पानी है वो एक यहाँ कुआँ होता था, कुआँ के माध्यम से इसमें डाला जाता था, और जब ये पानी मतलब यूज़ करने लायक नहीं होता था तो उसको निकाल दिया जाता था, है ना। या और बोलते हैं कि यहाँ जो ये स्नानागार है, यहाँ विशिष्ट अवसरों पर यहाँ के जो नागरिक थे वो स्नान करते थे। अब आपका कालीबंगा है, तो कालीबंगा में क्या हुआ था, कालीबंगा में जैसे कालीबंगा लोथल है, इनमें अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और जो लोथल है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल, इनमें क्या मिला है, इनमें आपको भंडार गृह मिले हैं। क्या मिला है, भंडार गृह कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में, ठीक है। तो हमने यहाँ देखी कि नगरों की विशेषताएं क्या थी, ठीक है। आओ एक बार ये पढ़ लेते हैं। ये नगर जो थे हमने भी पढ़े, ये नगर पाकिस्तान की पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात में, राजस्थान में, यानी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं, है ना, जिन पे काले रंग की चित्रकारी की गई है, पत्थर के पाट, मोहरे, मनके, ताबे के उपकरण और पत्थर की ब्लेड मिले हैं, ठीक है। आइए अब इन नगरों की, अब हमने नगरों की विशेषता देखी, तो अब भवन, नाले और सड़क कैसे थे इनके बारे में देखते हैं। तो इन नगरों के जो घर जो थे आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। कैसे होते थे, एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले हैं, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि जो पानी है वो आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा गया था, क्योंकि जो घर का पानी है वो बड़ी नालों के माध्यम से निकल जाए, है ना। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मैन होल बनाए गए थे। मैन होल क्यों, क्योंकि उनको खोल के जो नालियाँ हैं उनकी सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ के जो घर जो थे वो कैसे थे, वो दो मंजिल होते थे, एक या दो मंजिल होते थे, ठीक है, एक या दो मंजिल। और घर के आंगन जो होता था, घर का आंगन, उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। क्या होता था, उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। कुछ घरों में स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुआं भी मिला है। क्या मिला है, कुआं भी मिला है। इन नगरों में ढके हुए नाले हैं, यानी जैसे ये नाला है तो नाले के ऊपर ही ढके हुए नाले थे। क्या थे, ढके हुए नाले होते थे, और इनमें एक ढलान होता था ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। इन नालों को ढकने के लिए इन नाले ढके हुए होते थे, और क्या होता था, इनमें मैनहोल थे। मैनहोल यानी कि इनको खोल के सफाई की जा सके, ठीक है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण जो था योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। आइए अब देखते हैं
नगरीय जीवन हमने देखे, यहाँ की विशेषताएं देखी, हमने देखा नगर मतलब भवन कैसे थे, घर कैसे थे, कुएं कैसे थे, है ना। अब हमारा है नगरीय जीवन कि जो वहाँ रहने वाले लोग थे उनका जीवन कैसा था, किन किन चीज़ों से प्रभावित हो रहा था। तो आइए देखते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे हुए होंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो नगर है वो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। अब योजनाबद्ध तरीके से तभी बनाया जा सकता है जब कुछ लोग इसे बनाने के लिए जुटें, यानी उनको पता हो, बता सके कि नगर को कैसे बनाना है। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि ये शासक लोग को भेज जो शासक लोग हैं वो लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नागरों में लिपिक भी होते थे। कौन होते थे? लिपिक। अब ये लिपिक कौन है? लिपिक वो इंसान है जो मोहरों पर लिखता है। मोहरों पर लिखता है और शायद कोई अन्य चीज़ों पर भी लिखता होगा। ठीक है, तो लिपिक कौन है? जो लिखते हैं, मोहरों पे लिखते हों या अन्य किसी चीज़ पे लिखते हों, ये क्या है? ये लिपिक है। तो इसको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि लिपिक कौन है। ठीक है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, यानी स्त्री पुरुष दोनों ही शिल्पकार थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। तो क्या है? शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे इन नगरों में, जो क्या करते हैं, जो या फिर तो अपने घर पर या जो उद्योग स्थल है वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे, लंबी यात्राएं करते होंगे। जब लंबी यात्राएं करते हैं तो वहाँ की जो उपयोगी चीज़ होगी या अपने लिए जो उपयोगी चीज़ होगी उसको लाते होंगे, और साथ ही लाते होंगे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते थे। आइए देखते हैं। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला नाला है। तो देखिए ये क्या है? ये मोहनजोदड़ो की सड़क है और इसमें बना एक नाला। ये देखिए नाला है ना। ऊपर एक कुआं है। ये देखिए हमने देखा अभी कि मोहनजोदड़ो के ज़्यादातर जो घर थे उनमें कुएं थे, है ना। बाई और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। अब ये देखिए हड़प्पा की मोहर है। अब ये बताइए कि लिपिक कौन होते थे? कौन? लिपिक। तो अभी हमने देखा जो मोहरों पर लिखते थे या अन्य किसी चीज़ पर लिखते थे, है ना, उनको हम लिपिक बोलते थे। क्या बोलते थे? लिपिक। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। ये देखिए खास लिपि में है ये वाला। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। ये देखिए ये हैं खिलौने जिनके द्वारा बच्चे खेला करते होंगे या पूजा के लिए प्रयोग किए जाते होंगे, है ना। आइए अब है नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प। तो आओ आओ सब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा की नगरों से प्राप्त हुई हैं। अब हम उन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं जिनको हमें, जो हड़प्पा नगर है वहाँ से जो हमको चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसके बारे में। तो प्रातत्विदों को जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तावे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तावे और कांसे से औजार बनाए जाते होंगे। हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन दोनों बनाए जाते थे। तो सोने और चांदी से क्या क्या आपके गहने भी बनाए जाएंगे और बर्तन भी बनाए जाएंगे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में है मन के बाट और फलक। आइए देखते हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो, तो ये देखिए कितने अच्छे से बनाए गए हैं बाट। तो ये क्या है? ये पत्थर के बाट हैं। और पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चढ़ पत्थर से, इन्हें किस पत्थर से बनाया गया है? तो इनको जो बाट हैं उनको चढ़ पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके हैं। इनमें कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच में छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ये देखिए ये क्या है? ये मनके हैं। ये मनके हैं, इनको तराशा गया, इनमें छेद किया गया और फिर इनकी माला बनाई गई। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक है। ये देखिए ये क्या है? ये फलक है। नीचे दाइयों कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति
की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो ये देखिए, ये हैं कढ़ाईदार वस्त्र, यानी एक मूर्ति है जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं। इसकी दाढ़ी देखिए कितनी अच्छे से बनी हुई है ना। माथे पे भी कुछ लगाए हुए हैं, दिख रहा है आपको। आइए पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे पत्थर की मोहरें बनाते थे। किसकी मोहरें बनाते थे? पत्थर की। इन्हें आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। अभी हमने देखा कि जो हमारी मोहरें थी उस पर देखिए जानवरों के चित्र हैं और इन पे कुछ लिपि लिखी गई है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर से मोहरें बनाते होंगे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो लाल मिट्टी के बर्तन है, उस पर काले रंग की चित्रकारी की गई है। ठीक है, संभव बताए। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कितने साल पहले? तो 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में क्या होता था? कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी का एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं मिली हैं। तो ये पूछ सकता है कि हमें चांदी का साँचे कहाँ से मिला है। ठीक है, तांबे की वस्तुएं कहाँ से मिली हैं, तो याद रखना। और कपड़े के टुकड़े कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत है। तो क्या है? पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ क्या है? सूत कताई का संकेत देती है। और फेन्स क्या है, इसको आगे देखते हैं। आइए, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण जो था वो विशेषज्ञों ने बनाया था। विशेषज्ञ कौन? जो कुछ खास चीज़ों को बनाने के लिए प्रशिक्षण लेता है, उसको हम बोलते हैं विशेषज्ञ, है ना। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, ये कौन कर सकता है? ये विशेषज्ञ करते हैं। जिनको ये काम आता हो, जिन्होंने सीखा हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? विशेषज्ञ बोलते हैं। जैसे हमने अभी मूर्ति देखी, उसका चेहरा कितने आकर्षित ढंग से बनाया गया था, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी थी। ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम होगा, है ना। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें ये पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या महिलाएं भी ये काम करती थी। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम को करते होंगे, है ना। हमको इतनी अच्छे से नहीं पता है ना। अभी हमने देखा फेन्स। अब फेन्स क्या होता है? तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। क्या होता है कि जो पत्थर होते हैं और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन जो फेन्स होता है उसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, यानी मनुष्य बनाता है उनको। कैसे? तो बालू या स्फटिक, बालू या पत्थरों का चूड़ को गोंद में मिलाया जाता है। क्या करता है? बालू या पत्थरों का जो चूड़ होता है उसको गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री होते हैं। फेन से क्या बनता था? तो मनके बनते थे, चूड़ियाँ बनती थी, बाले बनते थे, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये देखिए, ये फेन्स है। तो ये कभी भी पूछ सकता है, इसको लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है कि फेन्स क्या था। फेन्स क्या था? तो फेन्स क्या था? तो फेन्स क्या था? इन्हें मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कैसे? बालू है या पत्थर का चूड़ है, उनको गोंद में मिलाया जाएगा, फिर उनकी वस्तु बनाई जाएंगी और उसके ऊपर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। और इनका रंग कैसा होता था? तो प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, इनसे क्या क्या बनाया जाता था? तो मनके बनाए जाएंगे, चूड़ियाँ बनाए जाएंगे, बाले हैं, छोटे बर्तन हैं, आदि बनाए जाते थे। तो ये है आपका फेन्स। ठीक है, ये यहाँ दिया हुआ है। आइए, अब कच्चे माल की खोज में, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कच्चे माल की खोज में कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ जाया करते थे, कहाँ कहाँ से क्या क्या लाया करते थे। तो आइए, कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है, कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। तो कच्चा माल किसे कहा जाएगा? तो कच्चा माल उससे कहा जाता है जो प्राकृतिक, या तो हमें प्राकृतिक रूप से मिल जाए या फिर किसान या पशुपालक हैं वो उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। हम बाहर जाएंगे, हमें प्राकृतिक रूप से लकड़ी मिल जाएगी और हमें अयस्क मिल जाएंगे। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर, एक मिनट, मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए
कपास को कच्चा माल कहते हैं। किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को क्या कहते हैं? कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन जैसे तावा है, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को भी दूर दूर से आयात करते थे, यानी बाहर से लेकर आया करते थे। हड़प्पा के लोग तावे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। हम देखते हैं कि तावा आज भी राजस्थान में हमको मिलता है, जैसे राजस्थान का खेतड़ी है ना, हमको यहाँ तावा मिलता है। तो हड़प्पा के लोग तावा कहाँ से लेके आते थे? तावा का आयात कहाँ से करते थे? तावा का तो राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तावे का आयात किया जाता था। तो हमने देखा जो तावा है उसका आयात कहाँ कहाँ से किया जा रहा है। तो एक तो तावा लिख लो, एक मिनट सॉरी, तो तावा है, तावा कहाँ से? एक तो राजस्थान से और दूसरा पश्चिम एशियाई देश ओमान से। यहाँ से हम क्या लेके आ रहे हैं? यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो तावा लेके आते थे। कांसा बनाने के लिए क्या किया जाएगा? कांसा बनाने के लिए तावे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात, जो टिन है, टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो आइए लिखते हैं क्या है? टिन। टिन का आयात कहाँ से कर रहे हैं? तो हम ईरान से कर रहे हैं, और कहाँ से कर रहे हैं? और अफगानिस्तान से कर रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान से कर रहे हैं। ठीक है, फिर है सोने का आयात। जो है सोने का आयात, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। तो इसको भी लिख लेते हैं, है ना। इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या? सोना। सोना का आयात कहाँ से कर रहे हैं हम? सोना का आयात हम कर रहे हैं कर्नाटका से, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका से कर रहे हैं। और बहुमूल्य पत्थर जो हैं, बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से कर रहे हैं हम? तो बहुमूल्य का पत्थर हम आयात कर रहे हैं गुजरात से। गुजरात है, ईरान है, और कौन है? और अफगानिस्तान है। ठीक है, ऐसे ही लिखते रहिए, अफगानिस्तान याद रखना, अफगानिस्तान है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब जो नगर में रहने वाले लोग हैं वो भोजन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। लोग जो थे वो नगरों में तो रह ही रहे थे, साथ में कुछ लोग भी होंगे जो गांव में रहते होंगे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। जैसे आज भी क्या होता है, हम लोग शहर में रहते हैं, लेकिन हमारा जो अनाज है, जो सब्जियां हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? वो गांव में रहने वाले जो किसान हैं, चरवाहे हैं, वो पैदा कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ से आ रहे हैं। तो इसी तरह हड़प्पा में जो रहने वाले लोग थे वो नगरों में रहते थे, लेकिन कुछ लोग क्या थे, गाँव में भी रहते थे, जो अनाज उगाते थे, पशुपालन करते थे, है ना। और शहरों में रहने वाले शासक, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। हालांकि हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्राय किससे, लकड़ी से बने जाते थे। किससे? लड़की वो सॉरी प्राय क्या होता था, जो हड़प्पा स्थल के जो हल थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के जो है हमें खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है। इस क्षेत्र में क्या होता है? बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ बोला जाता है कि सिंचाई, बारिश जो थी वो कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया होगा, यानी पानी को एकत्रित किया होगा। जरूरत पड़ने पर उसमें फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन कुछ सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों का चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो देखा हड़प्पा की सभ्यता क्या कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, कृषि भी कर रहे हैं, शिल्पकार भी हैं, है ना, जानवरों का शिकार भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं।
चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह ले जाया चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी ओर एक मुद्रा है। तो खिलौना देखिए, ये पहिया है, जिससे हमें पता चलता है कि जो सामान था, जो भी वस्तुएं थी, वो इनके माध्यम से ले जाया जाता होगा कहीं, है ना। और मतलब यातायात में इन चीज़ों का पर्याप्त होगा। एक मोहर है, ये देखिए, इसमें जहाज का चित्रण किया गया है। तो हमें इससे पता चलता है कि पहिया वाले वाहन उस समय चल रहे थे, उस समय जहाज़ों का भी प्रयोग हो रहा था। इससे हमें पता चलता है ना। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किस साधनों का प्रयोग करते थे? तो हमने देखी पहिया वाले वाहनों का प्रयोग करते होंगे, दूसरा जो पानी के जहाज होते हैं उनका प्रयोग करते होंगे, क्योंकि हमने यहाँ देखा। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। बच्चों का खिलौना हल था, है ना। आज हम चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा में भी यही प्रथा थी, यानी हमको पता नहीं है कि जो हल थे वो महिलाएं चलाती थी या पुरुष चलाते थे या दोनों चलाते थे, है ना। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका हल है, ठीक है। अब है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो कच्छ के इलाके में, कहाँ? कच्छ के इलाके में खदिरवेद, कच्छ के इलाके में खदिरवेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो धौलीवीरा नगर जो है वो कहाँ है। तो याद रखना, कच्छ के इलाके में खादिरवेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। किसके किनारे? खादिरवेद के किनारे। कहाँ है? कच्छ में। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। तो धोलावीरा में क्या होता था? साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, हमने देखा था, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। वहीं धौलावीरा नगर जो था वो 3 भागों में विभाजित था, यानी पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और मध्य भाग, ठीक है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके हर हिस्से के चारों ओर क्या किया गया था? पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के, यहाँ मिले कुछ अवशेषों में क्या मिला है? हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में गुदा पाया गया है। इन अवलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए गए थे, लेकिन हमें जो हड़प्पा में मिला है वो एक बड़े अक्षरों का पत्थर पे गुदा हुआ अवलेख है जो लकड़ी में जड़ा गया है। अब है गुजरात की खम्बा। अभी हमने देखा गुजरात का कच्छ क्षेत्र था, वहाँ खादिरवेद के किनारे धौलावीरा स्थित था। अब इसमें हम देख रहे हैं कि गुजरात की जो खम्बात की खाड़ी है, गुजरात की खम्बात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी है। उपनदी के किनारे बसा लोथल। साबरमती की उपनदी कौन है? तो भोगवा है। कौन है? भोगवा। तो भोगवा के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ, जो लोथल नगर है वो ऐसे स्थान पर है जहाँ क्या क्या मिलता है? जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातु से कई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। हमने देखा कि हमें भंडार गृह कहाँ कहाँ मिले थे? हमें हड़प्पा में भी मिले थे, मोहनजोदड़ो में मिले थे, लोथल में मिले थे। तो हम देख रहे हैं कि लोथल में भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। तो हमें क्या मिला है? मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी मिली है। कहाँ से? तो जो लोथल का भंडार गृह है उससे। लोथल का बंदरगाह है, तो एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। तो देखिए ये रहा, है ना, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। समझते यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके मनाने का काम होता था। यहाँ क्या मिला है? एक इमारत है, लोथल में ही एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः जो मनके बनाने का काम, मनके हमने देखे थे अभी थोड़ी देर में कि मनके तराश कर उनमें छेद करके माला बनाई जाती थी, वही मनके बनाने का काम होता था। पत्थरों के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं, ठीक है। अब है मुद्रा, मोहर या और मुद्रांकन या मोहरबंदी क्या होती है? हमने देखा कि हड़प्पा का वो लोथल का जो भंडार गृह था वहाँ पे हमें मोहर, मुद्रांकन और मोहरबंदी मिली। तो ये क्या होते हैं? तो आइए देखते हैं। मोहरों का प्रयोग जो है वो उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे, मोहरों का जो प्रयोग है वो सामान से भरे डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था।
जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के लिए उनके मुँह पर क्या लगाई जाती थी? गीली मिट्टी लगाई जाती थी और उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की जो छाप है उसको मोहरबंदी कहते हैं। मोहर मतलब गीली मिट्टी लगाई, गीली मिट्टी के ऊपर मोहर की छाप लगाई, उसको मोहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूट गई तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ अगर मोहर नहीं टूटी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर टूट गई तो ये कि छेड़छाड़ हुई है। अब आइए सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी जो सभ्यता जो थी उसका अंत कैसे हुआ। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक से लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। क्या हुआ कि 3900 साल पहले हड़प्पा के जो नगर थे उनमें रहने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि अचानक से लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। मोहर बाट का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का जो आयात था वो कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली जो थी वो नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ? यानी इतना अच्छा शहर था जो इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था, उसका पतन अचानक कैसे हो गया? तो आइए देखते हैं। कुछ पता नहीं है ना। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। कुछ विद्वान जो है उनका क्या कहना है कि नदियाँ सूख गई होंगी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। मानी इन सब कारणों से सभी नगरों का एक साथ अंत कैसे हो सकता है? क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, है ना। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान की सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई नई छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। तो क्या हुआ बाद में कि कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। यानी इसका जो पतन हुआ, इन पतनों के बाद 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है अन्यत्र में। तो इसने बोला है कि अपनी एटलस में मिस्र ढूंढो, है ना। नील नदी के आसपास, नील नदी का है मिस्र में है, तो नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। यानी नील नदी का आसपास का जो क्षेत्र है उन इलाकों को छोड़कर अधिकांश जो भाग है वो रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदार लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया? बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये हैं पिरामिड, हाँ ये क्या है? ये मकबरे हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। क्या हो जाता? राजा मर जाता है, उसके बाद इन पिरामिड जो थे उनमें दफना दिया जाता था, है ना। इन सबों को मम्मी कहा जाता है। जो पिरामिड है उनके अंदर जो शव है उनको मम्मी कहा जाएगा। इनको पिरामिड कहा जाएगा और इसके अंदर जो शव है उनको मम्मी कहा जाएगा। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। यानी मरने वाला इंसान है उसके साथ खाने की वस्तु है, पीने की वस्तु है, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर रखे जाते थे। कभी कभी सबके साथ साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया गया है। तो शवों को दफनाने की परंपरा में सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ किया गया है? तो मिस्र में, है ना। आइए पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? बताइए। तो हमने देखा कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में हमें कपड़ों के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। तावा कहाँ से आता था? हमने देखा तावा जो था तावा जो था वो राजस्थान से आता था। उसके अलावा ओमान से आता था। कहाँ से आता था? ओमान से आता था। सोना कहाँ से आता था? तो सोना कर्नाटका से आता था। टिन
टिन कहाँ से आता था? तो अफगानिस्तान से आता था। और बहुमूल्य पत्थर जो थे वो हमने देखे गुजरात से आते थे, इसके अलावा ईरान से आते थे और अफगानिस्तान से आते थे। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, बताइए। धातु का प्रयोग कहाँ होता था? लेखन, लेखन का हमने देखा कि मोहरों पर लिखे गए थे, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पहिया का प्रयोग हमने देखा कि जो पहिया वाले वाहन थे उनका प्रयोग वस्तुओं के लाने और जाने में किया जाता था। हल का प्रयोग जमीन को जोतने के लिए किया जाता था ताकि फसल का उत्पादन किया जा सके। धातु है तो धातुओं से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है। इस अध्याय में पक्की मिट्टी से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए? तो हमने देखा था कि हल बने थे मिट्टी के, है ना, और भी जो छोटे छोटे खिलौने थे वो बनाए गए थे। हड़प्पा के लोगों को भोजन की सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, है ना। हमने देखा था कि गेहूँ, जो कुछ लोग मांसाहारी भी थे, है ना। तो इन सब चीज़ों को बताना है। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तो पिछले अध्याय में पढ़ा है? अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। तो क्या बताना है कि हड़प्पा के जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनका जीवन जो था वो उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। अपने उत्तर में इसका कारण बताओ, तो आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई थी? 7,000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ था? तो 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों की अंत की शुरुआत कब हुई थी? तो 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास कब हुआ था? तो लगभग 2500 साल पहले, है ना। तो चलिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।